तो स्वागत है एक और नए वीडियो में। और अब नया साल आने वाला है, जस्ट 2 महीने रह गए हैं नए साल आने के लिए। और बहुत सारे लोग जो हैं वो वियतनाम ट्रैवल करने वाले हैं, थाईलैंड ट्रैवल करने वाले हैं। ये 2 कंट्रीज़ जो हैं इंडियंस की मोस्ट फेवरेट हैं ट्रैवल करने के लिए, और बहुत सारा टूरिज़्म होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ वीज़ा की डिटेल्स इसमें क्लियर करना चाहूँगा कि जो थाईलैंड गवर्नमेंट है उसने क्लियरेंस इंडियंस को दिया हुआ है अभी, और सारी चीज़ें मैंने चेक ऑलरेडी की हुई हैं। थाईलैंड में आपको सिर्फ एक फॉर्म फिल करना होता है, डिजिटल फॉर्म है जो आपको जाके फिल करना पड़ेगा, और सिर्फ आपको फ़्लाइट बुक करनी है और उसके बाद आप सीधा थाईलैंड पहुंच जाएंगे। बट आज की जो वीडियो है इसमें मेजरली बात होने वाली है वियतनाम की, क्योंकि मेरा वियतनाम का वीज़ा अप्लाई मैंने खुद कर दिया, उसके बाद वो अप्रूव होके आ चुका है और अभी मेरे पास है। तो इस वीडियो में मेजरली आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप खुद का वियतनाम का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और खुद अप्लाई करने के बाद आप डायरेक्टली वियतनाम बिना किसी टेंशन के जा सकते हैं। अगर आपको फिर भी इश्यूज़ आते हैं और अगर आप इस वीडियो के बाद भी वियतनाम का वीज़ा अप्लाई करने में डरते हैं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे थ्रू भी वीज़ा फिल करवा सकते हैं। उसमें थोड़े बहुत चार्जेस आपको देने होंगे, बट आपका जो काम है वो स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। बट फिर भी मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप खुद सारी चीज़ें सीखें और इस वीडियो को ध्यान से देखें। पूरा प्रोसेस इस वीडियो में मैंने आपको वीज़ा एप्लीकेशन का बताया है, और जिसमें मेजरली आपको बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसमें आपको वीज़ा फाइलिंग में अपना नाम जो है उसको ध्यान से भरना है। जो गिवन नेम है उसमें अगर मेरा नाम गौरव सिंह शर्मा है तो गिवन नेम में गौरव सिंह और सरनेम में शर्मा। इस चीज़ की बहुत सारी गलतियां एयरलाइन इंडस्ट्री में काम करके मैंने सबसे ज़्यादा लोगों की देखी हैं, सबसे ज़्यादा पैसेंजर की देखी हैं। उसके बाद आपको कोई भी मिस्टर मिसेस कुछ अपने नाम के आगे नहीं लगाना है। ऑटोमेटिक जो पोर्टल्स होते हैं वो खुद लगाते हैं। अगर कोई सिलेक्शन का ऑप्शन है तो आप कर सकते हैं, बट आपको ये सारी गलतियां नहीं करनी है। तो आज मेजरली हम सीखेंगे कि वियतनाम का जो वीज़ा है वो अप्लाई कैसे किया जाता है, और उसके बाद आप घर बैठे बैठे आराम से अपनी फ़्लाइट्स बुक कर सकते हैं वियतनाम वीज़ा फाइलिंग के लिए। ना आपको ऑनवर्ड की फ़्लाइट की डिटेल्स भरने की ज़रूरत है, ना रिटर्न की। एक बार आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद आप आराम से सिर्फ यहाँ से फ़्लाई कीजिए और अपनी टिकट्स बुक कीजिए और सीधा वियतनाम नया साल मनाने जाइए। 10 दिन के लिए जाइए, 15 दिन के लिए जाइए, 90 डेज़ का आपको ई वीज़ा मिलेगा। उसकी मैं आपको अमाउंट बता देता हूं कि जो ई वीज़ा की अमाउंट जो मेरे कार्ड से डिडक्शन हुआ है वो 2284 रुपीज़ का अमाउंट डिडक्शन है। दैट मीन 2284 रुपये का डिडक्शन है। और इसमें से $25 की जो फ़ीस है वो USD $25 की फ़ीस वियतनाम गवर्नमेंट की है, बाकी कन्वर्जन चार्जेस थे। तो लगभग इतना आपका वियतनाम का वीज़ा का अमाउंट रहेगा, और उसके बाद आप कभी भी फ़्लाइट टिकट्स अपने मन के हिसाब से जाने आने की कर सकते हैं। और वीज़ा का जो फॉर्म है उसमें बच्चों के ऑप्शन भी हैं, तो आप सारी डिटेलिंग में इस वीडियो को जब देखेंगे तो आई होप कि एंड तक आप खुद वीज़ा फाइल करेंगे, खुद उसे अप्रूव कराएंगे और बिना किसी डर के खुद वियतनाम फ्लाई करेंगे और नया साल एक नई अमेजिंग कंट्री और कल्चर के साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो गाइस, वियतनाम का वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम उसकी ऑफिशियल साइट evisa.government.vn evisa.gov.vn पे जाएंगे। जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो कुछ इस तरीके से वेबसाइट का पेज ओपन होगा। ये वियतनाम की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पे आपको अप्लाई करना है। रेड कलर की ये वेबसाइट है, इसमें ऊपर ई वीज़ा सर्च का ऑप्शन है, इसमें आपको ई वीज़ा पे क्लिक करना है और ये आपके आगे डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी बहुत सारी। ये इंस्ट्रक्शन का पेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप वियतनाम कैसे जाने वाले हैं। अगर आप फ़्लाइट से वियतनाम जा रहे हैं, हैनोई जा रहे हैं, हो ची मिन्ह जा रहे हैं, या फिर आप वियतनाम किसी और कंट्री कंबोडिया से बाय लैंड जा रहे हैं या लाओस से बाय लैंड जा रहे हैं, तो आपको ये सारी डिटेल्स, कौन से गेट से आप एंटर करने वाले हैं, कौन से गेट से आप एग्जिट करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से पढ़नी है। उसके बाद कंफर्म करने के बाद आपको इसको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर ये फिल आउट एप्लीकेशन फॉर्म जो है ओपन होगा। इसमें आपको पासपोर्ट साइज़ अपनी फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है डिजिटल, और ये पासपोर्ट का फ्रंट पेज है जो कि आपको इस पर अपलोड करना है। और ये 2 मेन चीज़ें हैं जो आपको अपलोड करनी है। पासपोर्ट साइज़ जो है 4x6 सेंटीमीटर की आपकी फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, और फॉर्मल्स में आपको वो क्लिक करवानी है। तो जो फ़ोटो आपको अपलोड करनी है वो 4x6 सेंटीमीटर की है, जिसमें वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और अभी मैं फ़ोटो आपको अपलोड करके दिखाऊंगा कि किस तरीके की फ़ोटोग्राफ आपको क्लिक करनी है।
और जो पासपोर्ट का जो पेज है, आप कोशिश कीजिएगा कि दोनों फोटोग्राफ एक दूसरे से मैच करती हों। ऐसा ना हो स्पेशली लड़कों के लिए कि एक में आपकी बियर्ड है, एक में आप क्लीन शेव हैं। उस सिनारियो में फ़ोटोज़ की परसेंटेज मैच नहीं होती है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी फ़ोटोग्राफ पासपोर्ट की और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो दोनों फ़ोटोज़ जो हैं वो लगभग आपकी सिमिलर हों और देखने में बिल्कुल एक जैसी हों। उतना ही आपके लिए चीज़ें पूरे ट्रैवल में ईजी रहेंगी। अगर आप अलग दिखते हैं दोनों फ़ोटो में, तो जैसे आपकी 10 साल या 15 साल पुरानी फ़ोटोग्राफ है, अगर आप वो उस तरीके से फ़ोटो में देखेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो खड़ी हो जाएंगी। अभी मैं यहाँ पे आपको अपनी एक और फ़ोटोग्राफ ही अपलोड करके दिखा रहा हूँ। पासपोर्ट के फ्रंट पेज की फ़ोटो मैं नहीं अपलोड कर रहा, बट आपको यहाँ पे एक अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और एक पासपोर्ट के फ्रंट पेज की फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद जब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको दोनों में फ़ोटोग्राफ मैच करने के बाद परसेंटेज शो करेगा। अब जैसे मैंने इन दोनों में अपनी फ़ोटोग्राफ ऐड कर दी है, तो यहाँ पे आपको अब परसेंटेज बताएगा और ये 76, 70, 85% इस तरीके से परसेंटेज आएगी। तो आप कोशिश कीजिएगा आपकी परसेंटेज 75, 77, 78 के आसपास हो, 69, 68, 65 के आसपास ना हो। तो अभी ये क्योंकि पासपोर्ट की इमेज नहीं अपलोड हुई है इसलिए ये वाला एरर दे रहा है, बट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आ जाते हैं, जो कि आपका सरनेम और आपका मिडिल और फर्स्ट नेम। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए सरनेम में शर्मा ऐड कर रहा हूँ। दैट मीन्स कि शर्मा जो है हमने सरनेम लिया है, उसके बाद हम फर्स्ट नेम उठाएंगे। दैट मीन्स कि जिस भी पर्सन का है फर्स्ट नेम जो है, मैं यहाँ पे जैसे गौरव उठा रहा हूँ तो पूरा नाम जो हो जाएगा फर्स्ट नेम गौरव और लास्ट नेम सरनेम जो है वो है शर्मा। तो आपको इसमें कोई भी मिस्टर, मिसेस, मिस किसी चीज़ का यूज़ नहीं करना है। और अगर मान लीजिए आपका नाम गौरव सिंह शर्मा है तो आपको गौरव सिंह जो है फर्स्ट नेम के अंदर लिखना है और लास्ट में सिर्फ आपका सरनेम आएगा शर्मा। पासपोर्ट पे आपको ज़रूर आप चेक कर लीजिएगा कि नेम फॉर्मेट जो है वो कैसे एयरलाइन में यूज़ होता है, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ इसमें आएगी, जिसमें हम कोई भी रैंडम डेट ऑफ बर्थ उठा लेते हैं। उसके बाद सेक्स में आपको मेल या फीमेल जो भी हैं आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आगे आपकी नेशनैलिटी आएगी। नेशनैलिटी में आपको यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट करना है, या तो आपको ऑप्शन में इंडिया आएगा या फिर आपको रिपब्लिक ऑफ इंडिया आएगा। तो यहाँ पे इंडिया आ रहा है, वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड में आपको पासपोर्ट सिलेक्ट करना है और पासपोर्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको आगे अपना ऑफिशियल ईमेल डालना है। आप वही ईमेल डालिएगा जो आपके पास एक्टिव है, जो आप डेली यूज़ करते हैं, और उसी ईमेल पे सारी आपकी डिटेल आएंगी। तो ईमेल आप मैं randomabc@gmail.com ले लेते हैं, पर आप यही यहाँ पे अपना ओरिजिनल ईमेल डालिएगा। उसके बाद ईमेल डालने के बाद आपको आगे बढ़ना है। और अभी ये शायद ईमेल का एरर दे रहा है, तो इसमें हम थोड़ा रैंडमली कुछ और ऐड कर देते हैं, abc123@gmail.com या कोई भी रैंडम नंबर्स इसमें डाल लेते हैं, ताकि ये जो एरर शो इसमें शो कर रहा है ये शो ना करे। अब ये एरर नहीं शो कर रहा है, दैट मीन मैंने कोई भी रैंडम ईमेल उठाया है। उसके बाद ईमेल के बाद आपको अगला जो सेक्शन है उसमें जाना है और उसमें आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है। तो आप हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख जिस भी रिलीजन के इंसान हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। और मैं यहाँ पे रैंडमली हिंदू ले लेता हूँ रिलीजन को। और उसके बाद आपका प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो आपको लिखना है। इसमें आपको अपना स्टेट आप लिखें और उसके बाद कंट्री लिख दें। तो मैंने दिल्ली और इंडिया यहाँ पे लिख दिया रैंडमली। अगर आप महाराष्ट्र से हैं, आप कर्नाटक से हैं, जिस भी स्टेट में आप पैदा हुए हैं उस स्टेट का नाम आप लिख सकते हैं। उसके बाद आगे इंडिया लिख सकते हैं। उसके बाद आपको दोबारा अपना ईमेल आईडी एंटर करना है, जो आप ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं। इसी ईमेल आईडी को आपको दोबारा री एंटर करना है। तो आपको मेक श्योर करना है कि दोनों ईमेल आईडी सेम हो। और वीज़ा में आपको इन सारी डिटेल्स को करेक्टली देखना है और इन चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कोई भी मिस्टेक ना करें, क्योंकि गलती से भी अगर कोई मिस्टेक हुई तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद या तो आपको वहाँ से एरर आएगा या फिर आपको दोबारा अपनी फ़ीस भरनी पड़ेगी और आपकी अमाउंट ख़राब हो जाएगी $25 की। तो आगे आपको ये सारे सेक्शन में नो लिखना है, जिसमें आपके कई सारे मल्टीपल नेशनैलिटी हैं, या आप पढ़ सकते हैं और ख़ुद ही आंसर कर सकते हैं कि बाई चांस अगर आप वियतनाम पहले गए हैं या कुछ भी ऐसा है। उसके बाद आपकी एंट्री है, जिसमें आपको सिंगल एंट्री लेना है। और सिंगल और मल्टीपल एंट्री आप इस हिसाब से ले सकते हैं। मैं आपको सिंगल एंट्री सजेस्ट करूंगा, क्योंकि सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री दोनों की फ़ीस जो है $25 और $50 है। तो $25 ही आप पे करें, क्योंकि आगे प्लान्स किस हिसाब से बनते हैं, चेंज होते हैं, वो आप आगे के आगे देख सकते हैं।
उसके बाद आपको ग्रांटी वीज़ा की डेट डालनी है, आप कौन सी डेट पे ट्रैवल करने वाले हैं, जैसे कि आप 25, 26, 27, 28 आने वाले किस डेज़ में ट्रैवल करने वाले वियतनाम। और उसके बाद आपको यहाँ वो डेट सिलेक्ट करनी है और वहाँ से आपको 90 डेज़ काउंट करने हैं, क्योंकि 90 दिन का आपको ई वीज़ा मिलेगा जो कि आपको वियतनाम गवर्नमेंट देगी। तो 90 डेज़ आपको सिलेक्ट करने हैं और 25 मान लीजिए 22 अक्टूबर से अगर मैं काउंट करूँ तो 22 अक्टूबर से 90 डेज़ सिलेक्ट करके मुझे आगे अपना डेट डालनी है। तो मैं यहाँ पे रेंडमली कोई भी जनवरी की डेट ले लेता हूँ। मैंने 4 जनवरी ली, तो ये शायद इसमें एरर दिखा रहा है, तो इसलिए मैंने आपको कहा कि हमें 90 डेज़ काउंट रखने हैं। तो थोड़ा पहले का हम टाइम पीरियड ले लेते हैं यहाँ पे 90 डेज़ के अलावा, और कोशिश करते हैं कि 90 डेज़ जो है उसके अंडर ही ये आए, ताकि कोई भी एरर डेट का ना दिखाए। तो इस तरीके से आपको दोनों डेट्स जो हैं वो सिलेक्ट करनी है, और दोनों डेट सिलेक्ट करने के बाद आपको आगे बढ़ना है, जिसमें आपकी बाकी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है। तो मेक श्योर आपको ये करना है कि आप सारी डेट्स वगैरह सारी चीज़ें डिटेलिंग में डालें। अब आपको पासपोर्ट जो है उसका टाइप आपको यहाँ पे जो डालना है, और डेट जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें डेट का जो है एरर शायद शो कर रहा है, वो किसी भी रीज़न से हो सकता है। इसका रीज़न में भी ये हो सकता है कि अब एरर जो है हट गया है। अब आपको पासपोर्ट का जो टाइप है वो सिलेक्ट करना है। तो आपका जो पासपोर्ट है वो जनरली जो भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनका पासपोर्ट ऑर्डिनरी रहता है। इसमें आप पहले पासपोर्ट नंबर डाल लीजिए। मैं कोई भी रैंडम नंबर उठा रहा हूँ पासपोर्ट का, जिसको मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको पासपोर्ट का नंबर डालना है। इसमें आप अपना पासपोर्ट का नंबर पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आपकी टाइप आपका जो है पासपोर्ट का, इशूइंग अथॉरिटी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इशूइंग अथॉरिटी आपको पासपोर्ट में क्या डालनी है, तो इसमें आपको इंडिया डालना है, और आप अपनी स्टेट भी सेफ साइड पे डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैंने दिल्ली इंडिया दोबारा कर दिया। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ पासपोर्ट एक्सेप्ट होने के बाद ही दे रहा हूँ, वीज़ा एक्सेप्ट होने के बाद ही दे रहा हूँ। तो उसके बाद आपको टाइप में ऑर्डिनरी पासपोर्ट करना है, जो आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपकी डेट ऑफ इशू पासपोर्ट के पेज पे आपको मिलेगी, जहाँ पे मेंशन होगा, और एक्सपायरी भी वहीं पे होगी। तो डेट ऑफ इशू और एक्सपायरी डेट, ये दोनों डेट्स आपको एग्जैक्ट सेम टू सेम जो है ये वेबसाइट पे डालनी है। और ध्यान रखना है कि आप गलती से भी गलत डेट ना डाल दें, क्योंकि अगर आपने डेट ऑफ इशू गलत डाल दी या डेट ऑफ एक्सपायरी गलत डाली, इस रीज़न की वजह से भी लोगों को एयरपोर्ट पे रोका गया है, उन्हें फ़्लाइट लेने से डिनाई किया गया है। तो ये बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, आपको मिस्टेक नहीं करनी है। और प्रिंट आउट निकालने के बाद भी, आपको वीज़ा आने के बाद भी उसमें डिटेल सारी करेक्टली चेक करनी है कि सारी डिटेल करेक्ट हो, एक्सपायरी डेट भी पासपोर्ट की सेम हो और डेट ऑफ इशुएंस भी सेम हो। ऐसा ना हो कि एक जगह पे जो आपकी डिटेल है अलग है और एक जगह पे डिटेल जो है वो दूसरी है। ऐसे सारे सिनारियोज़ में आपको इन सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, जिसमें आपकी गेट्स भी जो हैं वो स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि कौन से गेट से आप वियतनाम एंटर करने वाले हैं। अगर आप फ़्लाइट ले रहे हैं तो आप डायरेक्टली हो ची मिन्ह एयरपोर्ट डाल सकते हैं या हैनोई एयरपोर्ट डाल सकते हैं। बट अगर आप बाय लैंड जाना चाह रहे हैं या आप वीलॉगर हैं या आप कुछ भी ऐसा डिफरेंट करना चाह रहे हैं, तो उस तरीके से आपको डिटेल्स डालनी पड़े। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे पर्सनल रिलेटेड एड्रेस। अब आप यहाँ पे अपने किसी भी फैमिली मेम्बर का या किसी का भी यहाँ पे डिटेल्स डाल सकते हैं, ताकि आपको, मैं यहाँ पे जैसे रैंडमली ABC नागर एड्रेस डाल देता हूँ। ये आपका परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस है जहाँ पे आप रहते हैं, और उसी घर का आप एड्रेस डालिए, कोशिश कीजिए जो पासपोर्ट पे हो। और उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप इसमें डाल दीजिए, और आगे टेलीफ़ोन नंबर है। ऐसे ही आपके यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट भी है और रेजिडेंशियल एड्रेस हैं। तो ये सारे एड्रेसेस हैं, आप पासपोर्ट के हिसाब से इन्हें डाल सकते हैं, तो वो सबसे इजी और सेफ़ रहेगा। कॉन्टैक्ट एड्रेस में आपको मैं रैंडमली कोई भी नंबर्स डाल देता हूँ, आप अपने डिटेल्स डाल सकते हैं। और टेलीफ़ोन नंबर में भी अगर आपके पास कोई टेलीफ़ोन नंबर है वो डाल सकते हैं। उसके बाद आपको आगे ये सारी डिटेल्स जो हैं वो ध्यान से पढ़नी है कि आपको सारे डिटेल्स का पता हो, आप कोई भी मिस्टेक ना करें। और एक बार फॉर्म को रीचेक ज़रूर करते रहिए कि कोई भी ऐसी मिस्टेक ना हो फॉर्म पे जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो। क्योंकि एक बार आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको तरीके से अप्लाई करें। 3 से 4 से 5 दिन में वीज़ा जो है वो आपका आ जाता है अप्रूव होके। बट आपको मेक श्योर ये करना होता है कि ऐसा भी हो सकता है आपका वीज़ा अप्रूव हो गया बट डिटेल्स आपने गलत डाली और उसके बाद आपको एयरपोर्ट पे रोक दिया गया।
और इसमें आप फिर आगे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में किसी का भी, अपने फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, किसी का भी नाम डाल सकते हैं। उसके बाद उसका करंट रेजिडेंशियल एड्रेस डाल सकते हैं, जो भी आपके घर का है, जो आपके पासपोर्ट पे भी है। कोई आप अलग एड्रेस डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, बट कोशिश कीजिए सारे डिटेल पासपोर्ट से मैचिंग डालें। उसके बाद आप आगे टेलीफ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं अपने फादर का या अपने किसी भी ऐसे इंसान का जिसको इमरजेंसी में कांटेक्ट किया जा सके, अगर आपको किसी भी मेडिकल इशू को फेस करना पड़ता है। क्योंकि एयरलाइंस की गाइडलाइन होती है कि मेडिकल इश्यूज़ में बहुत सारे नंबर्स जो होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है ताकि आपकी फैमिली को कांटेक्ट किया जा सके। तो उसके बाद आप रिलेशनशिप में पर्सन का डाल सकते हैं जिसके का आप अपनी डिटेल डाल रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेके फादर जो है वो रिलेशनशिप में डाला है। उसके बाद आप अपनी ऑक्यूपेशन डालेंगे। ऑक्यूपेशन में आपको काम बताना है कि जैसे मैं यहाँ पे बिजनेसमैन एज एग्जांपल सिलेक्ट कर देता हूँ कि आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं, बिजनेसमैन है, क्या है, ये सारी डिटेल आपको मेंशन करनी है। उसके बाद ऑक्यूपेशन आपको इन्फो डालनी है कि आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, आप काम क्या करते हैं। यहाँ पे हम एज अ एम्प्लॉय, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि बहुत सारे कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ भी हैं जो ट्रैवल करते हैं वियतनाम, तो हम उनका एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे हम एम्प्लॉय हैं और कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है, इस चीज़ को हम एग्जांपल लेते हैं। वैसे ही आपको अपनी डिटेल इसमें डालनी है। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है जिसमें आपको नेम ऑफ कंपनी, अपनी कंपनी का नाम डाल दीजिए। इसमें मैंने एग्जांपल के तौर पे ABC नेशनल जो है वो कंपनी रैंडमली ली है। उसके बाद इसमें आप अपनी पोजीशन डाल दीजिए, जिसमें मैं एसोसिएट पोजीशन यहाँ पर डाल देता हूँ, जिसमें जनरल एसोसिएट की हम पोजीशन रैंडमली कर रहे हैं। वैसे ही आप मैनेजर हैं या जो भी पोजीशन पे है इसके अंदर डाल दीजिए। उसके बाद अपनी एड्रेस कंपनी का जो है वो एड्रेस आप डाल दीजिए कंपनी का, और जहाँ पे भी आप काम करते हैं वो एड्रेस डाल दीजिए। उसके बाद आपकी ऐसी सारी डिटेल हैं जो आपको रैंडमली डालनी है अपनी सिलेक्ट करके और चेक करनी है सारी चीज़ें। और उसके बाद आपका पर्पस ऑफ एंट्री आ जाता है। उसमें आपको सबसे पहले आप टूरिस्ट सिलेक्ट कीजिए। अगर आप काम बिज़नेस से जा रहे हैं या वर्किंग से जा रहे हैं तो वो आप बात अलग है, वरना अगर आप घूमने जा रहे हैं तो टूरिस्ट सिलेक्ट कीजिए। फिर उसके बाद आपकी इंटेंडेड डे ऑफ एंट्री, आप कौन सी डे को एंटर करने वाले हैं वो मेंशन कीजिए इसमें कि आप इस डे को एंटर करने वाले हैं वीज़ा में। आप एक उन्हें जनरल आइडिया दे दीजिए ताकि वहाँ पे भी वीज़ा वालों को पता हो कि आप इस डेट पे आ सकते हैं। तो ये जनरल आइडिया है। उसके बाद आपका लेंथ ऑफ स्टे बता दीजिए कि आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 90 दिन है आपके पास टोटल। तो आप, और अगर आप कोशिश कीजिएगा कम दिन, थोड़े कम ही बताएं, क्योंकि जितने ज़्यादा डेज आप बताएंगे उतना इमिग्रेशन आपसे ज़्यादा सवाल करेगी कि आप कहाँ रुकने वाले हैं, आपके पास कितनी करेंसी हैं, आप इतने दिन कैसे सर्वाइव करेंगे, आप किसको जानते हैं। तो आप अपना अगर 20 दिन भी रुकने वाले हैं तो कोशिश कीजिए 10 दिन बता दीजिए, 7 दिन बता दीजिए। उसके बाद आपको इसके अंदर मेंशन करनी है आपका रेजिडेंट एड्रेस इन वियतनाम आपको डालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये आपका प्रोविंस है, सिटी है। तो आप जिस भी हॉस्टल या होटल को आप रैंडमली किसी को भी चेक कर सकते हैं जहाँ आप रुकना चाहते हैं, चाहे आपने बुक भी ना किया हो। और उसके बाद आपको वो हॉस्टल देखना है या होटल देखना है, उसका एड्रेस देखना है कि वो कहाँ पे लोकेटेड है। और ये वार्ड है, वार्ड भी आपको गूगल पे जाके उस एड्रेस का वार्ड ढूंढना पड़ेगा वियतनाम का। ये सारी चीज़ें आपको गूगल में मिल जाएंगी। और इंटेंडेंट बॉर्डर गेट ऑफ एंट्री, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें आप अगर बाय फ्लाइट जा रहे हैं तो इसमें आपको वो सिलेक्ट करना है। आप हो ची मिन का जो एयरपोर्ट है उसका गेट ऑफ एंट्री आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय एयर में, बाय वाटर या बाय लैंड मत कीजिएगा। तो इस तरीके से आपको ये 4 जो पॉइंट्स हैं इनमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ध्यान रखनी है और ये सारी तरीके से भरनी है। प्रोविंस, वार्ड और इन गेट ऑफ एंट्री और आपका रेजिडेंट एड्रेस इन वियतनाम, जो भी होटल में आप रुकना चाहते हैं चेक कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गेट ऑफ एग्ज़िट भी आपको मेंशन करना है। तो इसमें आप अपना कोई भी गेट ऑफ एग्ज़िट मेंशन कर सकते हैं। एयरपोर्ट है या जैसे भी आप एग्ज़िट करने वाले, अगर आप फ़्लाइट लेने वाले रिटर्न की तो वो आपको इसमें मेंशन करनी है। तो ये सारा फॉर्म जो है इस तरीके से आपको फिल करना है और ये सारी डिटेल्स जो हैं आपको इसमें, अगर कोई बच्चा आपके साथ जा रहा है तो आपको बच्चे की डिटेल्स में इसमें डालनी होंगी। उसके बाद आपका लास्ट ऑप्शन आ जाता है ट्रिप्स एक्सपेंसेस एंड इंश्योरेंस। इसमें आपको ट्रिप्स एक्सपेंसेस के अंदर
अपना अमाउंट डालना है यूएसडी में जितना आप खर्च करने वाले हैं। तो दैट मीन्स अगर हम रेंडमली हम $1 की 90 रुपये अमाउंट होती है और $100 की 9,000, तो वियतनाम में अप्रॉक्सीमेटली आप 300 या $400 डाल सकते हैं कि आप 20-30 हज़ार रुपये खर्च करने वाले हैं अगर हम एवरेज लें। अगर आप और बजट पे हैं तो आप $100 भी डाल सकते हैं। तो आपका एवरेज है आप डॉलर के हिसाब से इसमें मेंशन कर सकते हैं कि आप 100 यूएसडी यूज़ करने वाले हैं, 200-300, उस हिसाब से आप इसमें मेंशन करेंगे कि आप कितनी यूएसडी की जो अमाउंट है वो आप लेके जा रहे हैं। तो ये आप एक्सपेंसेस एक आइडिया देते हैं। उसके बाद आपको इंश्योरेंस जो है उसमें नो करना है। अगर आप लेने वाले हैं इंश्योरेंस वो सेकेंडरी, बट आई डोंट थिंक उसकी कोई रिक्वायरमेंट है, अब उसमें आप नो कर दीजिए। उसके बाद ये एक्सपेंसेस आपके पर्सनल हैं, ये आप मेंशन कर दीजिए। उसके बाद पेमेंट मेथड आप इसमें कैश कर दीजिए कि आप कैश कैरी करेंगे, और यूएसडी आप कैरी कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, वियतनाम डोंग कैरी कर सकते हैं। ये 2 करेंसी जो आपको कैरी करनी है। तो उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद ये सारी आपको डिटेल देगा। यहाँ पे आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, इसमें आपकी पासपोर्ट की फ्रंट पेज की फ़ोटो, और ये सारी डिटेल आपको बिल्कुल ध्यान से क्रॉस चेक करनी है, 2 से 3 बार क्रॉस चेक करनी है। ये सारी डिटेल आपको इसमें बताएगा कि क्या क्या डिटेल्स जो हैं आपने डाली हैं, और उन सब को लास्ट में आपको दिखाएगा। ये आप चेक करते हैं, अगर बाई चांस आपसे गलती भी हो जाती है तो आप उसको दोबारा फॉर्म को फिल कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, बट आपको गलत जो है वो डिटेल डाल के अपना फॉर्म नहीं भरना। उसके बाद इसमें आपको एक सिक्योरिटी कोड डालना है। जो आपका सिक्योरिटी कोड यहाँ पे मेंशन है वो आप इसमें देखिए, और उस सिक्योरिटी कोड को आप इसमें फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, जो कि लास्ट पेज भी है वियतनाम वीज़ा के लिए, और लास्ट पेज जो है उसमें आपका पेमेंट रहेगा। तो ये आपका फिल करने के बाद आपको ये एक आपका इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट कोड है, ये कोड आप नोट करके रखिएगा, बाद में आपको एप्लीकेशन चेक करने के लिए काम आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट कोड आपको ध्यान रखना है, और इस कोड के साथ आप अपने आप इसको रखिएगा। उसके बाद कंफर्म करने के बाद जब आप इसे कंफर्म कर देंगे सारी डिटेल चेक करके, तो लास्ट जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका पेमेंट का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन रहेगा। लास्ट आपका पेमेंट का ऑप्शन है जब आप इसे कंफर्म करेंगे। और पासपोर्ट नंबर भी आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपने सही डाला है, गलत ना डाला हो, क्योंकि अगर गलत डाला और आप गलती से जल्दबाजी में वो चेक करना भूल गए तो आपकी जो एंट्री है वो नहीं अलाउड होगी। इसलिए सारी डिटेल आपको ध्यान से 2 से 3 बार चेक करनी है, जल्दबाजी में काम बिल्कुल नहीं करना है, और ये ध्यान रखना है कि कोई भी इशू ना है। उसके बाद ये लास्ट पेज 25 यूएसडी पेमेंट का है। तो 25 यूएसडी जो है उसको अगर आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 2170 या 2100-2200 के बीच में अमाउंट आएगी, और यहाँ पे एग्री टू पे कर दीजिए। और उसके बाद बताना चाहूँगा कि आपका बैंक जो है वो भी कन्वर्जन चार्जेस लेगा, क्योंकि जो करेंसी है ये आपकी अप्रॉक्सीमेटली 25 यूएसडी है, और वियतनामी डोंग में ये करेंसी कन्वर्ट होगी और पे होगी। उसके बाद ये एटीएम कार्ड है, इसमें आप वीज़ा मास्टर कार्ड कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। बाय एटीएम कार्ड आपको नहीं करना, क्योंकि इसमें आपका कोई भी बैंक नहीं है, ये सारे वियतनाम के बैंक हैं। और उसके बाद आपका वीज़ा मास्टर कार्ड का ऑप्शन है, इसमें आप वीज़ा मास्टर कार्ड सारे बैंक का इसमें सपोर्टेड है, HDFC, कोटक, जितने भी बैंक्स हैं। वो करने के बाद आपको बस इसमें अपने कार्ड की डिटेल्स डालनी है, और 6,53,650 वियतनामी डोंग है जो अमाउंट। तो गाइज़ ये था वियतनाम वीज़ा फाइल एप्लीकेशन का प्रोसेस। पूरा प्रोसेस मैंने आप लोगों को दिखाया है। यहाँ पे मैं आप लोगों को अपना वीज़ा भी दिखा देता हूँ। ये है मेरा वीज़ा जो अप्लाई होने के बाद अप्रूव होके आ चुका है, और जो वीज़ा है वो अप्रूवल के साथ मेरे पास है। और अब मैं इंडिया से वियतनाम ट्रैवल करने वाला हूँ बिना किसी टेंशन के। मुझे सिर्फ अपनी फ़्लाइट टिकट्स बुक करनी है, बाकी एयरलाइन की जो गाइडलाइंस और ट्रैवल की गाइडलाइंस होती हैं वो सब हमें ऑलरेडी पढ़नी होती हैं, बट टेंशन जो आपकी मेन वीज़ा की रहती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो, और आप वियतनाम का वीज़ा भरना सीख पाएँ, आप वियतनाम के वीज़े को फाइल करना सीख पाएँ और ख़ुद ट्रैवल करें। इंडियंस को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ट्रैवल करने की, ताकि पूरी दुनिया में इंडिया का नाम हो, हमारी ट्रैवल कम्युनिटी का नाम हो, और फॉरेनर्स, यूरोपियन जिस तरीके से ट्रैवल करते हैं और इंडियंस को इस तरीके से देखते हैं कि हम लोग ट्रैवल नहीं करना जानते या हम लोगों के कल्चर में ट्रैवल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमें ये चीज़ें चेंज करनी है, और नए साल के लिए आप लोग भी अपने वीज़ा की फ़ाइलिंग कीजिए। और वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और भी लोगों के वियतनाम फाइलिंग के काम आएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो करते हैं ख़त्म। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।